स्वागत है साथियों हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आनंद राज आनंद। आज हम आपसे बात करेंगे जीन पियाजे के द्वारा जो दी गई संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है उस पर हमने जो बात किया था उसी चीज़ को आज आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले वीडियोस में बात किया था कि संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से बच्चों में होती है, उनके मूल प्रभावित करने वाले कारक क्या है ना, ये सारी चीज़ें आपसे हमने बात किया था। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि किस प्रकार से बच्चों में जो है अवस्थाओं के अनुसार जो है परिवर्तन आती है, विकास होती है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि हमारी अपडेट आपके तक पहुँचे और हम मोटिवेशन के तौर पे हम और भी आगे अच्छे से अच्छे वीडियोस को लाएंगे। यह वीडियोस सीटेट, झारखंड टेट, बिहार टेट, यूपी टेट, रीट, केवीएस, एनवीएस, साथ ही साथ DSSB जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आइए हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों अगर हम लोग देखें तो पहला है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। 4 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन हमारे जीन पियाजे साहब ने किया है, जिनमें से पहला है सेंसरी मोटर स्टेज और जिनका जो समय अंतराल अगर कहा जाए तो इनका समय होता है जन्म से लेकर, है ना, फ्रॉम बर्थ टू, कह सकते हैं इसको 2 इयर्स, 2 साल तक, जन्म से लेकर 2 साल तक होती है। हिंदी मीडियम वाले उनके लिए हम हिंदी में शब्द लिख देंगे, आप साथ साथ में लिखते जाएंगे। तो जन्म से लेकर 2 साल तक उनकी जो है वो समय का जो है अवस्थाओं का काल होती है। इसको हिंदी में कहते हैं, क्योंकि सेंसरी का हिंदी होता है संवेदी, है ना, तो लिख सकते हैं संवेदी गति अवस्था। ठीक है, संवेदी गति अवस्था नाम से ही है यह संवेदी, मतलब संवेदना जिससे उत्पन्न होती है। सेंसरी मोड जो होता है सेंस ऑफ ऑर्गन्स, जिसको सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं, उसका यूज करना। गति मतलब होता है मोटर। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें से जो है संवेदी जैसे चीजों से, इसमें विकास से जुड़ा हुआ चीज बात करते हैं हमारे जीन पियाजे साहब। ये कहते हैं हमारे जीन पियाजे साहब, क्या कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि अपने मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ मांसपेशियों के साथ जो जुड़े हुए जो अवयव और भी चीजें हैं, जैसे कि उनका जो और भी जो संवेदी परक जो चीजें हैं, उन चीजों का वो इस्तेमाल करके क्या करते हैं तो वो सीखते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक बालक है, समझिए बात को, एक बालक जो कि छोटे से हैं और वो अबोध, उनको ज्यादा आइडिया नहीं है चीजों के बारे में, तो वो क्या करते हैं, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को कि वो क्या करते हैं कि एक जो बर्तन है उसको छू लेते हैं। जैसे उनको गर्म लगती है तो उनको वो अनुभव होता है कि नहीं ये चीज़ें गर्म है, इससे हाथ जल जाती है। वो दोबारा वो गलती नहीं करने की कोशिश करता क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ से हाथ जल जाती है। तो ये क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन को भी प्रेजेंट करता है। क्या करता है, तो रिफ्लेक्स, हमने लिखा होगा रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, जैसे कि कोई चीज़ों को जब उनकी अनुभव हो जाती है उस चीज़ों से एकाएक हटा लेना चीज़ों को, वो रिफ्लेक्स एक्शंस के तहत आती हैं। और यही चीज़ हमारा क्या है, तो सेंसरी मोटर स्टेज है। सेंसरी में यहाँ से देखिएगा कि वो जैसे ही सामान को छूते हैं, जैसे ही वो किसी बर्तन को, यूटेंसिल्स को जो गर्म है उसको छूते हैं, उनको अनुभव होता है कि दिस वन इज हॉट, सो वी हैव टू नॉट टच दिस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो क्या होता है, उसके ब्रेन को जाती है वो इंफॉर्मेशन और वो उस चीज से हाथ हटा लेते हैं और दोबारा वो गलती करने की वैसा कोशिश नहीं करते हैं। यही कहलाती है सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में बच्चे जो है ये कैसे अनुभव को प्राप्त करते हैं, कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, कैसे इनका विकास होता है, तो कहते हैं उनका विकास जो है वो संवेदी गति के कारणों से होता है, अपने मांसपेशियों के कारणों से होता है और सेंसरी जो ऑर्गेन्स है उनके वजह से वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कौन चीज ठंडा है तो वो अनुभव उनको होगा, उससे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपको पहला बात तो मोटा मोटे तौर में समझ गया होगा। अब हमारे जीन पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चे जो है वो ना फिजिकल वर्ल्ड के साथ, मतलब भौतिक संसार के साथ में ना, बच्चे जो है साथ में अगर आपको अगर लिखना हो नोट्स बनाने के क्रम में, तो हम जो बोलते देखिए ज़्यादा, हम पिछले वीडियोस को देखे हुए कि छोटे छोटे वीडियोस भी बहुत छोटे छोटे जो थ्योरी हैं वो भी बड़े हो जा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है साथियों, कि हम जो बोलते हैं आपके साथ में, ध्यान दीजिएगा, तो वो लिख भी देते थे, इससे वीडियो बहुत लंबा बन जाता था।
मतलब छोटा छोटा वीडियो जो है घंटा घंटा का बन जाता था। हमने सोचा कि नहीं, अब कुछ ऐसा करेंगे, बोलेंगे ज़्यादा लेकिन लिखेंगे कम। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज कर देंगे और अपने ही भाषा में जैसा मैं बोलता हूँ आपको जैसे समझ में आए वही चीज़ को लिख लिया कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका नोट्स बनते जाएगा और फिर आने वाले समय में कोई भी किसी प्रकार की वीडियोस देखनी नहीं पड़ेगी और किसी टीचर किसी मार्गदर्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपने नोट्स को पढ़ेंगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड क्या है? भौतिक संसार। तो बच्चे जो हैं, जो उनके सामने जो भौतिक संसार है, उस भौतिक संसार में वो क्या करते हैं? तो क्रियाकलाप करते हैं और क्रिया करके काम करके उसमें अनुभव प्राप्त करते हैं और उसी से वो क्या सब करते हैं? तो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अपना विकास को आगे बढ़ाते हैं। फिर से समझिएगा कि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? अपने फिजिकल वर्ल्ड के साथ में भौतिक जो संसार उनके सामने जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहां पे से ही वह क्या करते हैं? वहां पे कुछ क्रियाकलापें करते हैं। क्रियाकलापें करने के क्रियाकलाप जो करते हैं उनसे उनको अनुभव प्राप्ति होती है और उसी अनुभव से उनका विकास जो है बढ़ता है। बात समझ में आई? जैसे हम संसार की बात करते हैं कि जैसे उनके संसार में मान लिया बहुत सारी चीज देखने को उनको मिला और वहां पे करते हैं कि वो ये चीज करने से ये गर्म है, ये ठंडा है, उनसे उनको अनुभव हुई और वो फिजिकल वर्ल्ड का ही वो अवयव है। These are the element that is the hotter things or the coldest one things. These are the elements which is the part of our environment, of our ecological system, and from these types of element they gain the ideas or thoughts or the concept on their mind, and these are known as the sensory motor stage. संवेदी गति अवस्था में बच्चे अपने भौतिक जो संसार है उन चीजों से वो क्या करते हैं? ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, वो अनुभव के तौर पे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया दूसरा चीज। अब देखिएगा रिफ्लेक्स एक्शन क्या? तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि वैसा चीज जिससे उनको अनुभव की प्राप्ति होती है वही तो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। इसके अंतर्गत अंगूठों का चूसना, अंगूठा जो होता है ये अंगूठा का चूसना, ग्रास्पिंग समथिंग किसी चीज को पकड़ना, ये सारा चीज जो है वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के तहत आती है। किस कोई गर्म है उससे एकाएक हाथ हटा लेना, वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन से। बात समझ में आ गई ना? इसमें मोटे तौर पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप अंगूठा चूसना। किसी भी चीज को मुंह पे डाल लेना, मुंह में ले लेना, चाहे गेंद दी है तो भी मुंह में ले लेगा, वो भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन के तहत आएगा। मतलब ये मतलब कि किसी चीज से उनको जो है दर्द होना उससे भी हाथ हटा लेना, ये भी क्या कहलाएगा? हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। बात के लिए यहाँ पे आपको समझ में आ रही है। वही तीसरे नंबर पे जो बिंदु है वो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है? तो कहेंगे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। इसको अगर हिंदी में देखें तो इसको लिखते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या है कि ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स तो मैंने समझना। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता क्या चीज है? मान लिया जाए एक बच्चा जो है उनके सामने में एक गेंद पड़ी हुई है और उस बॉल को अगर उनको टच करना है तो वो उनका लक्ष्य बन जाता है और वो चाहते हैं कि उस बॉल को प्राप्त कर लें, पा लें। तो उनके लिए घुटनों के बल पे वो चलते जाते हैं और फिर वो बॉल को प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या कहलाया? ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहलाया। उनका लक्ष्य था कि वो जो चीज वहां पे पड़ी हुई है उनकी हमें प्राप्ति करनी है। तो यही चीज क्या कहलाती है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहलाती है। उनके पास लक्ष्य होता है कि नहीं हमें उस सामान को लेना है, ये लक्ष्य है, और वो उस दिशा में जब वर्क करते तो वो निर्देशित हो गया और उनके लिए जो व्यवहार किया, प्रक्षेपित व्यवहार किया, तो वही हमारा कहलाता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। हम ऐसे इन तत्वों को इसीलिए लिखे हैं ताकि परीक्षा में आपको ये सारी चीज ऑप्शन के तौर पर आपको देखने को मिलेगा और इसमें आप जो ऑड आउट वन करके जो है आप सवाल को बना सकते हैं। तो आइए हम लोग फिर आगे देखते हैं। ये है इमिटेशन। बच्चा जो है नकल करता है। क्या करता है? तो नकल करता है। और डेफर्ड नकल मतलब होता क्या चीज है? समझिएगा बात को। नकल का मतलब यहाँ से ये है कि बच्चा जो कुछ भी अपने समाज में, अपने घर, अपने परिवार, अपने माता पिता के पास जो भी देखते हैं वह चीज उससे नकल करने की कोशिश करते हैं। अगर किन्हीं के पिताजी शराब पी के आके अपने घर में गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, बच्चा भी वही चीज सीखेगा।
हमने बहुतों के घर पे देखा है कि बच्चे जो है क्या करते हैं, उनके जो माता पिता, पिताजी स्पेशल जो है बच्चे के सामने जो है वो क्या करते हैं, जो है धुआं उड़ाते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो उनका बच्चा भी सोचता है कि आखिर पापा क्या करते हैं, क्या चीज़ होता है, तो उस चीज़ को देख के वो नकल करते हैं। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिनके पिताजी अगर मतलब कि शराबी हैं तो उनके बच्चे भी ज़्यादातर शराबी होते हैं, रेयर केस में एक दो नहीं भी होते हैं। वो संगति के कारण से होता है, क्योंकि किशोरावस्था में भी बताऊंगा मैं कि किशोरावस्था में उनका संगत थोड़ा सा हट जाता है और वो पेरेंट्स से शिफ्ट होके अपने पियर्स के पास चला जाता है, और पियर्स इनका रोल मॉडल्स होता है, वहाँ पे उनकी परिवर्तन होती है। लेकिन अगर गार्जियन से ज़्यादा देर तक उनके पास अगर रहने से ये चीज़ें उनके व्यवहार में आ जाती है। फिर एक है हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये क्या होती है, वस्तु की स्थिरता, है ना। ये क्या है, तो मैं लिख देता हूं वस्तु स्थिरता। ये वस्तु स्थिरता क्या है, अब समझने की कोशिश करेंगे। तो समझिएगा साथियों कि कोई भी वस्तु जो आप बच्चों को दिखा देते हैं वो उनके माइंड में ना कुछ देर के लिए स्टोर हो जाती है। लेकिन जब उस ऑब्जेक्ट को आप मान लिया जाए कि कोई चीज़ है, खिलौना उनके पास में है, उस खिलौनों को आप क्या कीजिएगा कि उनसे ले लीजिएगा और छुपा लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि वो बच्चा जो है खोजने लगता है, उनको पता चलता है कि वो पीछे छुपाए और पीछे तरफ देखने की कोशिश करता है। ये कब होती है, तो जन्म से दूसरे साल के बाद ही, मतलब 1 साल के बाद होती है। क्योंकि पहले वर्ष में क्या होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है। आप बच्चों को जैसे बोलेगा लो कौवा उड़ गया, लो रे कौवा खा जाओ, उड़ गया, बच्चा ऊपर देख लेता है कहाँ खो गया। अब वहाँ से हटा भी लिए, पीछे कर लिए, लेकिन उसको लगता है कि सही में वो चला गया। वो ऑब्जेक्ट परमानेंस शुरुआती दौर में नहीं होता है, लेकिन वहीं 1 साल के बाद आ जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। वैसे हमारे जो जिन प्याजे साहब हैं, पहली अवस्था को ही इन्होंने 6 भागों में और इसको जो है उप अवस्था जो है 6 भागों में और भी बांटा है। ये हम अगले वीडियोस में देखेंगे। ये एक ही चीज को, सेंसरी मोटर स्टेज को ही वो 6 भागों में बांटा है। वहां पे हम चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कब होती है और कब नहीं होती है। उस टॉपिक से भी सवाल देखने को मिला है। तो आज हम सिर्फ इन चारों को बात करते हैं और फिर अगले वीडियोस में जो बात करेंगे वो सेंसरी मोटर स्टेज पर ही बात करेंगे और उसमें 6 उपभेद जो है उन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमको लगता है कि ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गति अवस्था क्या है, ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। और प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है, अब ये चीज हम लोग देखते हैं। प्री मतलब होता है पूर्व। क्या होता है, पूर्व। आप ध्यान दीजिएगा, प्री का मतलब होता है पूर्व, ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है, संक्रियाएं। तो इसका हिंदी नाम होता है पूर्व संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इसका जो समय बताया गया है वो होता है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। ध्यान दीजिएगा, ये 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक इसका कार्य अवधि जो है बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं साथियों कि इनमें ये सारे पॉइंट्स को देखते हैं, और ये पॉइंट्स लिखने की वजह यही है कि ये सारे आपको ऑप्शन के रूप में जो है एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग इसी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज होती है। चलिए, तो कहता है पहला नंबर कि इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पहले समझते हैं, ये कहता क्या है। पूर्व मतलब पहले, संक्रियात्मक अवस्था जब मतलब कि संक्रिया करने से पहले की अवस्था। इस एज में वो कोई किसी प्रकार की ऑपरेशनल वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाता है, वो संक्रियाएं अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इसको कहते हैं वैसी अवस्था जिसमें से वह कि संक्रियाएं मतलब ऑपरेशनल वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाते, संक्रियात्मक कार्यों को निष्पादित वो नहीं कर पाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें से जो है उनमें क्या नहीं पाई जाती है, तो नो लॉजिकल थिंकिंग, उसमें तार्किक सोच नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, तो तार्किक क्या होती है, तो तार्किक सोच नहीं पाई जाती है। वो सोच नहीं पाता है, तर्क नहीं कर पाता है। और ऐसा नहीं कि उसमें मतलब तर्क नहीं होता, तर्क होता है, लेकिन वो तर्क जो है वो मतलब बहुत दूर की तर्क होती है। मतलब
लॉजिक उनके अंदर में जो होती है वो किस प्रकार से होती है, तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। प्राक्रमिक या ऐसे कुछ वर्ड आता है ट्रांसडक्टिव, आप थोड़ा सा हिंदी सर्च कीजिएगा। मैंने वैसे गूगल में सर्च किया था तो मेरे को मिला नहीं वो वर्ड, है ना, इसका हिंदी नहीं मिल रहा था, तो आप देख लीजिएगा वैसे क्या चीज़ है, एक बार आप देख लीजिएगा। मैंने खोजा था, नहीं मिला था, है ना। तो देखिएगा इसको प्राक्रमिक टाइप का कुछ होगा, एक बार देख लीजिएगा। तो जो रीजनिंग होती है, जो तर्क उनके अंदर में जो डेवलप होती है वो कैसा होता है, तो ट्रांसडक्टिव। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ये दोनों बात होती क्या चीज है। पहला बात तो मैंने कहा कि इसमें तार्किक सोच नहीं पाई जाती है, लेकिन तार्किक सोच होती भी है तो कैसा होती है, तो वो गलत तार्किक सोच होती है। अब गलत तार्किक सोच का मतलब ही होता है साथियों कि एक ऐसा सोच जिसमें बच्चा तर्क तो करता है, तर्क जो है वो करते तो है लेकिन सही तर्क नहीं कर पाते हैं। समझिएगा, तर्क वहां पे करते हैं लेकिन सही तर्क नहीं कर पाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि एक बच्चा जो है एक डंडा से लेके अगर जमीन में वो पटकते हैं और संयोगवशात उसमें अगर बारिश हो जाती है तो उसको लगता है कि मेरे पटकने के मैंने जब बांस को पटका तो उसी के वजह से ये बारिश हुई। तो यह तर्क वो देते हैं और वो तर्क क्या होता है, तो गलत होता है, लेकिन वो तर्क वहां पे देते हैं। लेकिन कैसा तर्क देते हैं, तो तर्क इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, इसको तर्क कहते हैं, नहीं गलत तर्क देते हैं। जैसे बहुत बच्चा क्या करते हैं कि वो एकाएक ताली मारते हैं, जैसे ताली मारे, अब मान लिया जाए वहां से टेबल से एक जो है किसी संयोगवशात अगर गिलास गिर जाते हैं तो उनको लगता है कि मेरे ताली मारने से ही, देखिए मेरे ताली में इतना पावर है कि गिलास वो गिर जाते हैं। ये उन्होंने लॉजिक दिया, क्या ये लॉजिक सही है? नहीं है, लेकिन वो तर्क देते हैं, लेकिन वो तर्क क्या होता है, गलत होता है, जिसके वजह से हम लोग उसको कह सकते हैं कि ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। हाँ, इसको हम लोग पार्श्विक कहते हैं, इसको मुझे याद आ गया, इसको हम लोग पार्श्विक तर्क कहते हैं, इसको पार्श्विक तर्क, पार्श्विक तर्क कहते नहीं, कह सकते हैं पार्श्विक तर्क। वैसे मैंने डिक्शनरी में सर्च किया था, एक बार आप देख लीजिएगा गूगल में सर्च करके, तो इसको पार्श्विक तर्क हम लोग कह सकते हैं। मतलब ये तर्क तो करते हैं लेकिन वो तर्क क्या होता है, गलत होता है, और वो अपने आप से लॉजिकल डेवलपमेंट वहां पे करने की कोशिश करते हैं, उसको पार्श्विक तर्क कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया कि ताली मारने से अगर कोई चीजें गिर जाती है तो उनको लगता है कि मेरे ताली मारने की वजह से ही वो चीजें गिरी है। कि कोई बच्चा डंडा पटकता है जमीन पे तो उनको बारिश एकाएक हो जाती है, उनको लगता है नहीं मेरे डंडा पटकने के वजह से ही जो है क्या हुई है, बारिश हुई है। तो ये तर्क प्रस्तुत करते हैं। जब उनसे पूछेंगे कि बारिश कब होती है, बोलते मैं जब डंडा पटकता हूं तब बारिश होती है। बात समझ में आया आपको ना, ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहलाती है, तर्क कहलाती है। अब दूसरा जो पॉइंट है तीसरा, वो है हमारा एनिमिज्म। इसको कहते हैं हम लोग जीवंत। क्या कहते हैं हिंदी में, अगर शुद्ध हिंदी पूछा जाए तो जीवंत कहते हैं। अब ये जीवंत होता क्या है, ये जो है निर्जीव चीजों को भी वो सजीव मान लेते हैं। बच्चे जो होते हैं निर्जीव को भी सजीव मान लेते हैं। जैसे इस स्टेज के जो बच्चे हैं, इस अवस्था के जो बच्चे हैं, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे हैं, ये बतलाते हैं हमारे जिन प्याजे साहब कि अगर कोई एक खिलौना है उनके पास, गुड़िया है, डॉल है, तो उनको लगता है कि ये डॉल जो है इसमें भी जान है, ये मेरे तरह का खाता है, पीता है, सोता है। इसीलिए आप देखेंगे ऐसे उम्र के जो बच्चे हैं उनको वो खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो भी अपने खाते हैं तो उनको भी थोड़ा सा खिला देते हैं। वो खाए ना खाए उनको लगता है कि ये इन्होंने खा लिया, इनका पेट भर गया है। तो ये क्या चीज है, निर्जीव को भी यह सजीव मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर एक इरिवर्सिबिलिटी क्या है, इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, अपरिवर्तनीय कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में शायद। तो ये क्या चीज होता है, देखिएगा, मान लिया जाए, पहले समझिएगा कि देखिए ये अगर मान लिया जाए वाटर है, वाटर को अगर हम लोग क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। क्लियर है। लेकिन वही आइस को जब फिर से गर्म करते हैं तो जाके पानी बन जाता है। तो ये क्या कहलाया, तो ये कहलाया रिवर्सिबल। ये फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, इसको फिर से परिवर्तन होके जब व्हेन इट गेट्स देयर अगेन इट्स देयर ओरिजिनल फॉर्म, देन दिस इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी। यह रिवर्सिबल होती है। लेकिन बताते हैं कि इस पीरियड के जो बच्चे होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं।
मतलब कि जैसे फिर से एक बार देखिएगा, फिर से जैसे दूध से दही बनाते हैं, क्या दही से दूध बना सकते हैं कि नहीं? ये इरिवर्सिबल है, मतलब इसको फिर से हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो ये हमारा इरिवर्सिबिलिटी कहलाती है। उदाहरण के स्वरूप में इन्होंने क्या किया, हमारे जिन प्याजे साहब ने, चूंकि ये अपने बच्चों पे, अपने बेटों पे जो है, बच्चों पे जो है इन्होंने रिसर्च की है। तो इन्होंने क्या किया कि एक बच्चा जब इनका लेट कर जा रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि स्कूल पहुंचा तो दिए अपने गाड़ी से, है ना, लेकिन उनको बोला कि आप उधर से आ जाना घर। तो बच्चा जब इधर से गया पिताजी के साथ में स्कूल, तो आने के समय में वो दोबारा घर को नहीं आ पाया। जाने के क्रम में उनको तो याद था रास्ता कि हम इधर से गए, लेकिन वो आने के समय में वो भूल जाता था। तो ये स्टेज के बच्चों में पाई जाती है। ये इरिवर्सिबिलिटी जो है उम्र के, इस ऐसे उम्र के बच्चों में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि ये, अभी मैं इसकी जब आलोचना पढ़ूंगा, क्रिटिसिज्म पढ़ूंगा कि इसकी आलोचना किसने की नहीं की, तो वहाँ बताई गई है कि ये चीज़ ना, ये इरिवर्सिबिलिटी जो है ये और भी देखी जाती है। आगे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि देखे है कि उनको गली से कहीं पर पहुंचा दीजिए, फिर बोलेगा वापस वहाँ पे जाना, वो नहीं जा पाते हैं। तो वो पूछ पूछ के किस तरह से पहुंचते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इरिवर्सिबिलिटी कहलाता है। मतलब वह फिर से उस जगह को प्राप्त नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वह इरिवर्सिबल है। क्लियर है साथियों? आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर जो है वो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ईगोसेंट्रिज्म क्या होती है, इसको अगर हिंदी में कहें तो अहंवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? अहम केंद्रितवाद। अहम केंद्रित अहम केंद्रितवाद, ये क्या चीज होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं ये सोचते हैं कि जैसा जो चीज मेरे को पसंद है वही सब दुनिया को पसंद है। ऐसे बच्चे आप देखेंगे कि अगर वो घर में मोगली वाला जो सीरियल होता है उस चीज को वो देख रहे हैं, अब वो चाहेंगे कि हम, अगर मोगली मेरे को पसंद है तो सभी लोगों को हमें मोगली पसंद होगा। समझ बात को ना? अगर सभी को, अगर जो है क्या, एक तो सीरियल आती है बालवीर, अगर मेरे को बालवीर पसंद है तो हमारे घर में सबको बालवीर पसंद है। अगर आप कुछ भी देख रहे हैं तो वो आके उस बालवीर का समय है तो बालवीर लगा लेंगे, और वो चाहेंगे कि आप भी बैठ के देखो। क्यों? क्योंकि वो मेरे पसंद है तो मतलब आपको भी पसंद है। तो ये चीजें पाई जाती है, यही कहलाती है अहम केंद्रितवाद। अहम केंद्रितवाद इस अवस्था में बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। अगर उनको पसंद है, जंगल बुक पसंद है, टॉम एंड जेरी पसंद है, ये चीजें कार्टून पसंद है, तो वो वही चीज देखेगा। और आपको, आप नहीं बदल सकते। अगर आप बदलना चाहेंगे तो वो रूठ जाएगा, रोने लगेगा, क्योंकि उनको पसंद है क्या, तो टॉम एंड जेरी। और क्या पसंद है, तो जंगल बुक पसंद है ना, क्या पसंद है, तो बालवीर पसंद है। तो उनको उनके हिसाब से चलने दीजिए, तब तो अच्छा है। अगर आप अपना हिसाब लगा लीजिएगा तो बच्चा रूठ जाएगा और फिर मनाना बड़ा तकलीफ हो जाएगा। तो कहते हैं हमारे जिन प्याजे साहब कि बच्चों में जो है ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है, अहम केंद्रितवाद जो है, अहम केंद्रितवाद की स्थिति उनमें पाई जाती है। मतलब वो चीजें जो उनको पसंद है, उनको लगता है कि पूरे दुनिया को वही पसंद है। उनको लगता है कि मेरे को अगर आइसक्रीम पसंद है तो पूरे संसार में सभी लोगों को आइसक्रीम पसंद है, वो वहीं तक टिका हुआ रहता है। इसको हमारे जिन प्याजे साहब कहते हैं दिस इज ईगोसेंट्रिज्म। अब आते हैं सेंट्रेशन क्या है। अब थोड़ा सा सेंट्रेशन को समझते हैं। केंद्रित है ना, केंद्र, केंद्र है ना, केंद्र या केंद्रितवाद कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ, और या तो केंद्र है, केंद्र कह सकते हैं, या फिर हिंदी में इसको केंद्रितवाद भी कहते हैं। अब ये केंद्रितवाद क्या है तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए केंद्रितवाद होता क्या चीज है। इनका मानना है, केंद्रितवाद का मतलब यहाँ पे जिन प्याजे साहब कहते हैं कि इस अवस्था के जो बच्चे पाए जाते हैं, इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं ना, वो कैसे होते हैं। हमारे जिन प्याजे महोदय कहते हैं कि इस अवस्था के जो बालक हैं, यह, इनमें आप कुछ भी कह दें,
लेकिन वह एक ही चीज पे टिका के रखेगा, माइंड में उसका जो चीज स्थिर है। आप उनको लाख समझाते रहिए कि देखो इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, लेकिन नहीं सुनेगा, क्योंकि उनके माइंड में वो चीज स्थिर है और वही चीज को प्राथमिकता देते रह जाएगा। समझ बात को? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रेशन कहते हैं और केंद्रितवाद कहते हैं। यहाँ पे जो है बच्चे जो है दे विल फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट, है ना, चिल्ड्रन एस्पेक्ट्स, है ना। यहाँ के जो बच्चे होते हैं एस्पेक्ट्स, चिल्ड्रन एस्पेक्ट्स ऑन वन थिंग व्हाट दे हैव, वो एक ही चीज पे अपेक्षा रखते हैं। उनको आप लाख बताने की कोशिश कीजिए। आप जैसे एक बात बताते हैं, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लिया जाए एक जगह पे बच्चे हैं और उनके माइंड पे एक चीज पहले से वो ज्ञान है और उस पर बहुत ज़्यादा उस चीज़ को वो जो है स्वीकार भी करते हैं। आप उन्हें लाख समझाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उनको लगेगा कि नहीं, हम जो सोचे हैं वही ठीक है। आप वो चीज़ें को क्या कहते हैं? तो केंद्रितवाद कहते हैं, या केंद्रितवाद कहते हैं, या केंद्रह कहते हैं। फिर से समझिएगा, गणित मान लिया जाए एक बच्चा जो उनके माइंड पे वो स्थिरता है कि इस सवाल को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, आप समझाइए, लेकिन वो वैसा ही बनाएगा क्योंकि उनमें वो चीज़ें पहले से जो है नियमित रूप से उसमें प्रोजेक्टेड है, तो उसको उसी चीज़ को प्राथमिकता देता है। लेकिन आप बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करने के बाद ही वो चीज़ें फिर दूर हो पाती है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो सेंट्रेशन कहेंगे। फिर बच्चों में जो अगली जो तथ्य है, पॉइंट्स है, वो है लैक ऑफ कंजर्वेशन। ये लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है कि बच्चों में जो है संरक्षण की कमी होती है, संरक्षण की कमी होती है, संरक्षण की कमी होती है। थोड़ा ये कमी है ना स्टूडेंट, कमी होती है। मतलब क्या होता है इसको समझिएगा और साथ में लिखते भी जाइएगा, है ना। संरक्षण का मतलब यहाँ पे तात्पर्य यह है कि मान लिया जाए आप एक बच्चे को जो है 2-3 भाई बहन हैं, आप देखेंगे या एक ही बच्चा है, आप उनको बोलोगे कि आप बिस्किट का एक पैकेट लेते आइए और उसमें से क्या कीजिए कि आधे से ज़्यादा निकाल के उनको दे दीजिए, रख दीजिए टेबल पे और उनको बोलिए बाबू तुम कौन ठोलोगे? तो बोलेगा नहीं। देखिए, मान लिया जाए एक बिस्किट की पैकेट है, उसमें 10 बिस्किट है और एक गार्जियन क्या करते हैं कि 8 बिस्किट जो है वो निकाल के प्लेट में रख देते हैं और पूरा का पूरा डब्बा वैसे ही छोड़ देते हैं। अब बच्चों को बुला जाता है, बच्चों को दिखा देते हैं कि इनमें जो है कम है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। अब बच्चों को बोलेंगे, आप बोलिएगा उनको कि कौन सा आप जो है लेना पसंद करेंगे, तो वो डब्बा वाला लेगा क्योंकि उनको लगता है कि उसमें ज़्यादा है। समझ बात करो, ये चीज़ें ही क्या कहलाती है? लैक ऑफ कंजर्वेशन कहलाती है, संरक्षण की कमी होना कहलाती है। फिर से समझिएगा बातों को कि मान लिया जाए दो कप है, मतलब कप नहीं, गिलास ले लेते हैं और एक गिलास में जो है क्या किए, एक गिलास बड़ी है और एक गिलास छोटी है। वॉल्यूम में एक गिलास बड़ी है और एक गिलास वॉल्यूम में छोटी है, जिसमें ज़्यादा अटता है, आयतन जिनकी ज़्यादा और आयतन एक की कम है। तो एक में जो है जिसमें जो बड़ी जो थी उसमें मान लिया जाए कि हमने लिटिल अमाउंट में दूध को दिया और दूसरे में जो है पूरा भर दिया, लेकिन बच्चा को अगर बोलते हैं कि आप कौन सा पसंद करोगे, तो वो जो बड़ा वाला जो गिलास है वही पसंद करेंगे। इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि यही ज़्यादा है। यही चीज़ की कमी होती है, बच्चों में संरक्षण की कमी होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे की बात है, उसको कहते हैं हम लोग सेमियोटिक या सिंबॉलिक, है ना। सिंबल का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं, चिन्ह जिसको कहते हैं आप लोग। यहाँ पे बच्चों में जो है एक इसी अवस्था में जो है बच्चों में एक विशेषताएं पाई जाती है कि उनमें वो क्या करते हैं ना, बहुत सारे सिंबल्स का यूज करते हैं, बहुत सारे नमूनों का यूज करते हैं, बहुत सारे सिंबल्स का यूज करते हैं बच्चे। बस समझ गए ना। तो यहाँ बहुत सारे सिंबल्स का यूज करते हैं, चाहे उनको कोई भी अपने मन में जो भी चीजें आती है उस चीज को वो सिंबल के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से उसको निर्देशित करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं सेमियोटिक या फिर सिंबॉलिक। बात आपको समझ में आ गई? आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जगह थोड़ा सा कम है तो आपको ऐसे बोल देते हैं। सिंबॉलिक और सेमियोटिक एक ही चीज है।
और कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चों का जो अनुभव है वो चाहते हैं कि हम अपने जो भी उनको आइडियाज़ है तो वो सिंबल के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, और यहीं से बच्चों में ड्राइंग की टेंडेंसी जो है बढ़ते जाती है। अगर उनको कुछ एप्पल बनाना होगा, एप्पल के बारे में उनके मन में ख्याल आया तो ऐसे कर लेंगे, एप्पल कर लेंगे, ऐसे करके एप्पल बना देंगे। भले ही कुछ और बन गया होगा लेकिन उसको वो लगेगा उनको कि हमने ये क्या बनाया, तो ये सेब ही बनाया है। केला बनाना है तो वो बना देगा, केला ऐसे करके बना देगा। बोलेगा ये व्हाट इज दिस, बोलेगा दिस इज बनाना। ये रिप्रेजेंट करने की वो कोशिश करते हैं बच्चे। तो ये सारी चीजें जो है सिंबॉलिक की स्थिति उनके अंदर में उत्पन्न होती है। फिर है कलेक्टिव मोनोलॉग्स। क्या होती है मोनोलॉगस? सामूहिक रूप से देखिएगा, बहुत सारे बहुत बच्चे जो है एक साथ में उसको रख दीजिए, प्ले स्कूल में ज़्यादातर देखी जाती है, तो बहुत सारे बच्चे एक साथ में हैं और आप देखेंगे कि वो सारे बच्चे जो हैं क्या करते हैं कि अपने आप में बात करते हैं। कोई बच्चा उधर खेल रहा है और अपने में गाना गा रहा है, ये इधर कर रहा है, ये क्या कहलाती है? कलेक्टिव मोनोलॉगस कहलाती है। बच्चे देखिए वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, वो बात तो कर रहे हैं, खुद से बातें कर रहे हैं, वो अलग बात कर रहे हो, वो अलग बात कर रहे हो, ये अलग दा मा पा गा कर रहे हैं, लेकिन क्या उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाती है? नहीं हो पाती है। लेकिन ये लोग स्वयं से वार्तालाप करते हैं। जब स्वयं से वार्तालाप करते हैं तो इसी को हम लोग कलेक्टिव मोनोलॉगस कहते हैं। और इसी को जो है जीन पियाजे और वागोत्स्की ने अलग अलग तरीके से इनके लिए स्पेशल वर्ड दिए हैं, जो कि हम लोग अगले चरण में देखेंगे, अगले जगह पे देखेंगे किस प्रकार से हमारे जीन पियाजे और जो हमारे वागोत्स्की महोदय हैं दोनों के बीच में किस प्रकार की अंतर है, विभेद है, मतभेद है, वो सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो आई होप साथियों ये दोनों अवस्था को आप समझ गए होंगे। चूंकि वीडियोस जो है लमसम आधी घंटा की होगी, सोचिए अगर हम ये नहीं लिखे रहते 1 घंटा की वीडियो बन गई रहती, और वैसे बहुत कम लिख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जो है चीज़ों को लिखने की कोशिश कीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको अपने भाषा में लिख लीजिएगा ताकि आपको बाद में बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना साथियों। तो चलिए इस वीडियो को जो यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। लेकिन जाने से पहले हम छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। थोड़ा सा टाइम लगता है शेयर करने में, लेकिन अगर एक शिक्षक जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को ला रहा है आपके सामने में, तो आपको एक शेयर करना भी आपका फर्ज बनता है। अपने ग्रुप चैनल्स में जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे शेयर कीजिए ताकि हम और भी लोगों तक जो है पहुँच सकें और हम भी ग्रो कर सकें और आप भी ग्रो कर सकें, अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। तो चलिए साथियों हम अपने वीडियोस को यहीं पे रोकते हैं, बने रहेंगे हमारे साथ आप इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत।